इंडियन सिनेमा का वो सितारा जिनने इंडियन सिनेमा को किरदार निभाने के नए मायने सिखाए, जिनने इंडियन सिनेमा को एक नई बुलंदियों तक पहुंचाया, जिनके पर्दे पे गमगीन किरदार हमें रुला देते थे और पर्दे के पीछे जीने की जिंदा दिली हम सबको प्रेरित करती थी। वो जिन्हें हम सब ट्रेजेडी किंग के नाम से जानते हैं, वो जिन्हें हम सब दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। श्री दिलीप कुमार जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में जन्मे दिलीप कुमार जी का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, जिसे उनने फिल्म जगत में आके बदल दिया। उनके पिता का फल का कारोबार था और उसी के लिए वो 1930 के दशक में पेशावर से नासिक आए। नासिक ही वो जगह है जहाँ पे उनने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही उन्हें खेल कूद का बहुत शौक था। अपनी दादी के लाडले रहे यूसुफ साहब अपने रिश्तेदारों की छोटी छोटी बारीकियों पे बहुत ध्यान देते थे। उनकी हरकतों की बहुत अच्छे से नकल उतारते थे। किसे पता था ये छोटी छोटी बारीकियों को देखना, उन्हें पकड़ना, उनकी नकल उतारना उन्हें इंडियन सिनेमा का सबसे बेहतरीन अभिनेता बना देगा। ये बात है 1930 के दशक की, जब वो अपने परिवार के साथ मुंबई शहर में आए। दिलीप कुमार जी अपने घर के बड़ों के साथ अनबन के चलते पुणे चले गए। वहाँ पे उन्हें बतौर कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर का काम मिला और वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर मसानी से। एक ऐसी मुलाकात जिसने दिलीप साहब की पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। डॉक्टर मसानी के ज़रिए ही दिलीप कुमार जी की मुलाकात हुई बॉम्बे टॉकीज़ की मालकिन और मशहूर अभिनेत्री देविका रानी से। देविका रानी इस नौजवान को देखते ही उनकी क्षमता को पहचान गई, जिसके चलते 1250 रुपये दर महीने की राशि पर अपने टॉकीज़ में काम करने का प्रस्ताव रखा। दिलीप कुमार जी पहले अचंभित तो हुए, पर इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वो राइटिंग सेक्शन में काम करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि इस मुलाकात ने ना केवल उनकी ज़िंदगी बदल दी, पर बदला उनका नाम भी। देविका रानी और उनके परिवार से अपनी पहचान छुपाने के लिए यूसुफ खान बन गए दिलीप कुमार। फिर आया सन 1946 और आई नितिन बोस द्वारा निर्देशित मिलन, एक ऐसी फिल्म जिसने दिलीप साहब के किरदार को भी निखारा और इंडियन सिनेमा को एक उभरते हुए नए कलाकार से मिलवाया। दिलीप साहब कहा करते थे, नितिन बोस, जिन्हें वो प्यार से नितिन दा बुलाते थे, उनके ही मार्गदर्शन से उनने अपने किरदारों को, उनकी परिस्थितियों को, उनकी भावनाओं को समझना और जानना सीखा। 1947 में आई जुगनू। वो फिल्म दिलीप साहब की ज़िंदगी की पहली बॉक्स ऑफिस हिट बनी और वही फिल्म बनी उनके पिता से उनकी नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण। उनके पिताजी हमेशा फिल्मों में काम करने को नौटंकी माना करते थे। जैसे जैसे समय बदलता गया, उनके कार्य और उनके कौशल को देखते हुए दिलीप साहब के पिताजी इस काम को भी अच्छा मानने लगे और उनको हमेशा प्रोत्साहित करने लगे। दिलीप कुमार जी ये जान गए थे कि भले यूसुफ फिल्में ना देखें और ना पढ़ें, पर उन्हें फिल्में देखनी भी पड़ेंगी और पढ़नी भी पड़ेंगी। उनकी अदाकारी में कोई फॉर्मूला प्रशिक्षण पहले से नहीं था। हर किरदार को समझने और जानने के लिए वो हॉलीवुड मूवीज़ को देखा करते थे। सेट पे वो हर एक चीज़ को बारीकी से देखते और समझते थे। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान को अपनी आज़ादी मिल चुकी थी और स्टूडियो सिस्टम भी अपने पतंग पे था। ये वो वक्त था जब दिलीप कुमार जी का अनुबंध बॉम्बे टॉकीज़ के साथ ख़त्म होने वाला था और इसी वक्त पे उन्हें मिले शशिधर मुखर्जी, जिनने फिल्मिस्तान पे उन्हें एक नई फिल्म शहीद पे काम करने का प्रस्ताव दिया। सन 1949 में वो आए अंदाज में अपने बचपन के मित्र राज कपूर और नरगिस के साथ, जो कि काफ़ी सफल रही। कहते हैं दिलीप कुमार साहब हमेशा से शर्मीले किस्म के थे, वही राज कपूर साहब उतने ही मजाकिया स्वभाव के थे। 1940 का दशक तो टल गया, फिर आया 1950 का दशक, एक ऐसा दशक जिसने दिलीप कुमार साहब को ट्रेजेडी किंग का उपमा दिला दिया। दाग, संगतिल, बाबुल, हलचल और देवदास ऐसी पिक्चरें
जिन्हें दिलीप कुमार साहब को ट्रेजेडी किंग का नाम दिया। उनकी सदाबहार फिल्म देवदास एक ऐसी पिक्चर जिसने इंडियन सिनेमा में एक इतिहास लिख दिया। भले ही ये फिल्म कई अदाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, पर दिलीप कुमार साहब को हमेशा अपने जहन में डर लगता था कि क्या वो आने वाली पीढ़ी को कोई गलत मार्ग दिखा रहे हैं, एक ऐसा मार्ग जहां हर समस्या का हल सिर्फ नशा होता है, जहां ट्रेजेडी और रियलिज्म दोनों ही दिलीप कुमार जी को ऊंचाइयों की ओर लेते जा रहा था। ये एक ऐसा वक्त और ऐसा दौर था जहां भारत के सबसे अच्छे निर्देशक सत्यजीत राय जी भी उनकी अदाकारी से बहुत प्रभावित थे। लेकिन बार बार ऐसे किरदार करने से दिलीप कुमार जी डिप्रेशन में जाने लगे। एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार साहब ने जिक्र किया कि स्कूल के समय मिले अलगाव की भावना किस तरीके से वो अपने किरदारों के साथ दिखाते थे, पर मामला धीरे धीरे तब बिगड़ता चला गया जब उनके मनोचिकित्सक ने उन्हें हल्के फुल्के किरदार करने के लिए आग्रह किया। सन 1952 में महबूब खान निर्देशित आन में एक मनमौजी रोमांचक किरदार निभाया जो उनके बाकी किरदारों से काफ़ी भिन्न था। अभिनेत्री नंदा एक वाक्य बताती हैं, जब समीक्षक गण आन के दौरान दिलीप साहब और महबूब खान जी का उपहास कर रहे थे, लेकिन वही समीक्षक गण आन के रिलीज होते ही तारीफों के पुल बांधने लगे थे। इतना ही नहीं, उन्हें ब्रिटिश अभिनेताओं ने भी काफ़ी सराहा। सन 1955 में आई राम और शाम ने उन्हें बहुमुखी अभिनय कौशल में कौशलतापूर्वक बड़े पर्दे पर दिखाया। कहा जाता है सन 1957 में आई नया दौर ने दिलीप कुमार जी की निजी जिंदगी में भी काफ़ी बदलाव लाए। ये वो दौर था जब उनने मधु बालाजी के पिताजी के खिलाफ कोर्ट में बयान दिया था। भले इन दोनों के दरमियान कितने भी मतभेद क्यों ना हो, पर ये मतभेद कभी भी आम जनता को बड़े पर्दे पे नजर नहीं आए। आपको आश्चर्य होगा जान के कि 1960 में आई हिंदुस्तान की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मूवी मुगले आजम, जहाँ पे इस जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस के हर रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये दोनों कलाकार एक दूसरे से सेट पे बात भी नहीं करते थे। सन 1961 ये वो साल है जो दिलीप कुमार साहब के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल रहा। इस साल पे उनकी लिखी हुई पिक्चर गंगा जमुना बड़े पर्दे पे आने वाली थी। दिलीप साहब कहते हैं कि भले इस मूवी का निर्देशन नितिन बोस ने क्यों ना किया हो, पर ये बच्चा तो मेरा है। इसी मूवी के छायाकार रहे वी बाबा साहेब बहुत गहराई से बताते हैं कि कैसे दिलीप साहब छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देते थे। गाड़ी की गति कितनी तेज़ होनी चाहिए, गाड़ी कहाँ रुकनी चाहिए, हर एक शॉट कैसे शूट होगा, हर एक बारीकी पे दिलीप साहब की नज़र रहती थी। इस मूवी को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। दिलीप साहब ने 1976 तक फिल्मों में काम किया, जिसके बाद 1981 तक वह ब्रेक पे रहे। 1981 पे वह बड़े पर्दे पर लौट आए और उनने क्रांति, विधाता, कर्मा, सौदागर, मशाल जैसी बड़ी बड़ी पिक्चरें की। बॉम्बे टॉकीज़ में देविका रानी ने रिहर्सल की आदत डलवा दी थी, जिसके कारण मशाल पिक्चर में एक महत्वपूर्ण सीन करने से पहले उनने 4 दिन तक रिहर्सल की। कहा जाता है कि वो शॉट इतना इमोशनल था कि कंप्लीट होने के बाद यश चोपड़ा जी और बाकी सभी की आंखों में आंसू थे। इतने प्रभावशाली थे दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार साहब आखिरी बार फिल्म किला में दिखे थे। द फर्स्ट खान के नाम से भी मशहूर दिलीप साहब पहले रिसेप्शनिस्ट रह चुके हैं। फिल्म फेयर अवार्ड्स के तहत उन्हें 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, जिसमें से बेस्ट एक्टर भी था। दिलीप साहब को सन 1991 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें सन 1994 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। सन 2015 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने उन्हें NTR नेशनल अवार्ड से नवाजा। यहाँ तक कि पाकिस्तान सरकार ने उन्हें नेशनल हेरिटेज के नाम से नवाजा।
दिलीप कुमार साहब एक ऐसे अदाकार थे जिनने इंडियन सिनेमा को अपनी कला, अपनी अदाकारी से, मेथड एक्टिंग से नवाजा। एक ऐसे अदाकार जो एक ही शैली में ना बंधकर अलग अलग शैलियों की फिल्मों में अपनी छाप छोड़ गए। भारतीय सिनेमा में कितने ही बेहतरीन अभिनेता क्यों ना आ जाए, दिलीप कुमार साहब हमें आज और कल हमेशा अपनी अभिनय से हंसाएंगे भी और उतना ही रुलाएंगे भी। ऐसे दिग्गज और दिल में अपने अभिनय से छाप छोड़ने वाले दिलीप कुमार जी को प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के प्रेस्टीज मीडिया की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।